हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज हमने शुरू की है। आर्टिकल 12 पे बात हो चुकी है। आर्टिकल 13 पे हम 2 वीडियो बना चुके हैं। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, क्या कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार को कह सकता है कि मैंने वेव कर दिया, मुझको नहीं चाहिए ये अधिकार। क्या ये अधिकार है किसी का कि वो अपने अधिकार को छोड़ दे? इस पर किताबों में जितना डिस्कशन होना चाहिए उतना नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज के वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे अपने जीवन में, आम जिंदगी में अहम है, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हैं उनके लिए तो यकीनन ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मौलिक अधिकार मैं आपको बार बार बताता रहा हूं, बेसिकली राज्य की शक्तियों पर अंकुश है। मौलिक अधिकार बेसिकली सरकार को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। ये वो अधिकार हैं जिनके बिना किसी भी नागरिक का सर्वांगीण विकास नामुमकिन है। इतने अहम अधिकार को अगर ये कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति अपने अधिकार को छोड़ सकता है, तो जो राज्य है और उसके पास जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग कर कर लोगों से लिखवा लिया जाएगा कि हमने अपने इस अधिकार को छोड़ दिया। वैसे तो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन लखीमपुर खीरी के मामले में आप देख रहे हैं, एक तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो विक्टिम की फैमिली है उसने कंपनसेशन ले लिया। कंपनसेशन लेने का मतलब उसने अपना अधिकार, न्याय पाने का, और अगर किसी ने उस हत्या में कोई रोल अदा किया है उसको सजा दिलवाने का समाप्त नहीं किया। समझौता हो जाने का मतलब यह नहीं कि उसने अधिकार छोड़ दिया। वैसे भी क्रिमिनल केसेस में आमतौर से समझौते जो हैं अच्छे माने नहीं जाते। बहुत सी सासें हमारे देश में कह देंगी कि हमारी बहू जो है उसने अपने जीवन के अधिकार को वेव कर दिया था, वो मरना चाहती थी, हमने चाहा कि उसका जो ये अधिकार है अपने अधिकार को वेव कर देने का, इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें, तो हमने माचिस और पेट्रोल उस सब का इंतजाम उसकी ख्वाहिश के हिसाब से कर दिया। इसलिए लॉ ये बनाया जा रहा है कि मौलिक अधिकारों को कोई चाह कर भी छोड़ नहीं सकता। अगर समाज को यह अधिकार दे दिया जाए कि वो अपने मौलिक अधिकार को छोड़ सकता है, तो आप सोचिए कि ज्यादातर मौलिक अधिकारों के केसेस ये होंगे कि साहब इन्होंने अपना अधिकार छोड़ दिया था, इसलिए अब किसी शिकायत की जरूरत नहीं, किसी मुकदमे की जरूरत नहीं। यह संविधान के विजन के विरुद्ध होगा। अब इसमें जो लीडिंग केस है वो है तो 1959 का बशेश्वर नाथ वर्सेस CIT, इनकम टैक्स का मामला था। टैक्स नहीं दिया, टैक्स लायबिलिटी ज्यादा थी, तो इस केस में बेनिफिट ले लिया टैक्सेशन ऑफ इनकम इन्वेस्टिगेशन कमीशन एक्ट 1947 का, और उसके नतीजे में 3 लाख रुपए महीने की टैक्स लायबिलिटी का इंस्टॉलमेंट और पेनाल्टी इनके ऊपर इंपोज कर दी गई। अब इन्हें यह पता चला कि 1954 का एक केस है, सूरजमल मोहता वर्सेस शास्त्री, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये जो सेक्शन 5A है इसको तो असंवैधानिक, गैर कानूनी, गैर दस्तूरी डिक्लेयर कर चुकी है। तो इन्होंने ये कहा कि अब आर्टिकल 14 के हिसाब से मेरी लायबिलिटी नहीं बनती। अगर वो लॉ जिसके तहत मेरी लायबिलिटी बनती थी वो लॉ ही सुप्रीम कोर्ट ने अवैध डिक्लेयर कर दिया,
सरकार की तरफ से ये प्ली ली गई, चाहे वो लॉ अवैध डिक्लेयर कर दिया गया हो, लेकिन क्योंकि आप एग्री कर गए कि आप ये पेनल्टी 3 लाख रुपए महीने की देंगे, इसका मतलब आपने अपना जो आर्टिकल 14 का अधिकार है उसको छोड़ दिया, उसको वेव कर दिया। और अगर वेव कर दिया तो अब ये पेनल्टी देते रहिए उस सेक्शन के तहत जो संवैधानिक नहीं है, जो अल्ट्रा वायरस है। ये इस तरह के लॉज अक्सर आते रहे हैं। इन लॉज के तहत कुछ पेनल्टी दे दी जाती है और ब्लैक मनी जो है वो वाइट हो जाती है। कुछ टैक्स भर दिया जाता है और जो कुछ उसमें गड़बड़ हुई वो सब वैध हो जाती है। यहां तक मामला आया कि आपके पास जितनी भी ब्लैक मनी है आप उस पर 50% टैक्स दे दें। ये एक तरीके से टैक्स के डिफॉल्टर्स के लिए और वाइट कॉलर क्रिमिनल्स के लिए हमने रास्ता चुना है उनकी मदद करने का। अब देखिए, ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट के बारे में जरा बड़े क्लोजली देखेंगे तो यह पता चलता है कि 5 जजेस थे। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है और हर जज इनमें बड़ा इमिनेंट जज था। चीफ जस्टिस एसआर दास, जीवनलाल कपूर, सुब्बाराव, के सुब्बाराव, जो बाद में चीफ जस्टिस बनेंगे, राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ेंगे, जस्टिस भगवती और एस.के. दास, जस्टिस एस.के. दास। क्या इसमें वाकई जो हम समझते हैं वो कहा गया था? जो लॉ को पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि जजमेंट में लिखी हर लाइन लॉ नहीं होती। लॉ तो होता है रेशियो डिसिडेंडी। उसको तय कैसे करते हैं? जज ने क्या चीज होल्ड की है जो लॉ बन गई, उसके अलग अलग पैमाने हैं। प्रोफेसर गुडहार्ट ने कहा कि देखो कि क्या मटेरियल फैक्ट्स हैं जो जज ने कंसीडर किए मटेरियल, और उनके ऊपर क्या जजमेंट दिया, वो रेशियो है। प्रोफेसर वंबा ने कहा जो प्रोपोजिशन जज ने ले डाउन की है उसको रिवर्स कर दो, अगर जजमेंट बदल जाता है तो इसका मतलब वो प्रोपोजिशन रेशियो है। इसे रिवर्सल टेस्ट कहते हैं। झगड़ा यह हुआ, और समझने की बात यह है कि खुद एच.एम. सीरवाई ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ऑफ वेवर तो वास्तव में उठा नहीं जब तक यह एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि जो अपीलांट है उसने अपने राइट को वेव कर दिया है। चीफ जस्टिस एसआर दास ने बहुत बड़ी बात कही कि ये जो आर्टिकल 14 है, समानता का अधिकार, ये बेस्ड है ऑन साउंड पब्लिक पॉलिसी रिकॉग्नाइज एंड वैल्यूड इन ऑल सिविलाइज्ड स्टेट्स। लेकिन वास्तव में इन फॉर्म उन्होंने कहा ये एक चेतावनी है, एक तंबी है, एक सख्ती है सरकार के ऊपर, राज्य के ऊपर, और ये अपने आप में कोई अधिकार कन्फर नहीं करती व्यक्ति पर। जैसे आर्टिकल 19 की एग्जाम्पल दी, बोलने का अधिकार यानी व्यक्ति को अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार यानी व्यक्ति को अधिकार है, ट्रेड और बिजनेस का अधिकार यानी व्यक्ति को अधिकार है। इक्वालिटी का राइट एसआर दास और जीवनलाल कपूर कह रहे हैं कि साहब इसमें राइट नहीं है, यह तो राज्य के ऊपर एक तंबी है कि तुम समानता को नहीं छोड़ोगे, तुम सारे लोगों को एक समान ट्रीट करोगे। तो बेसिकली इसका एड्रेसी जो है वो तो राज्य है, अपने आप में ये कोई अधिकार नहीं।
अब अगर ये अधिकार नहीं तो फिर इस अधिकार के वेवर का किस तरीके से प्रश्न उठेगा, ये एक मुद्दा उठा। फिर ये कहा चीफ जस्टिस एसआर दास ने कि ये एक कमांड है, आर्टिकल 14 एक कमांड है, एक ऑर्डर है। कमांड आपको मालूम है आर्मी में दिया जाता है। ऑस्टिन क्योंकि आर्मी में रहा था 5 साल, इसलिए उसने कहा लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। उन्होंने कहा क्योंकि ये कमांड है संविधान की, इसलिए किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि वो इस राइट को वेव कर दे। अब ये एडमोनिशन है या कमांड है, दोनों में मतलब बदल जाएगा। जस्टिस सुब्बा राव, जिन्होंने एसआर दास और जीवनलाल कपूर से एग्री किया लेकिन अपने रीजंस दिए, एक कॉन्करेंट ओपिनियन दिया, और इस कॉन्करेंट ओपिनियन में बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि साहब, अगर लोगों को अपने मौलिक अधिकार वेव करने का अधिकार दे दिया गया, इसका नतीजा यह होगा कि अदालतों की शक्तियां और पावर्स और उनका रोल समाप्त हो जाएगा। लोग सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट्स में 226 में जाते हैं अधिकारों के हनन के लिए। अदालत को जो जुडिशियल पावर मिली हुई है वो इसलिए मिली हुई है कि वो लोगों के अधिकारों को अपहोल्ड करे और देखे कि सरकार ने उन अधिकारों का कहीं हनन तो नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी एक ग्रेव सिचुएशन शुरू हो जाएगी कि एक आम आदमी के डिसीजन से अदालत की जुडिशियल पावर आउस्ट हो जाएगी, और यह चीज अलाउ नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका मतलब होगा कि देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का डिसएम्पावरमेंट हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ये कुछ ज्यादा दूर तक लॉजिक को जस्टिस सुब्बा राव ले गए हैं। और फिर उन्होंने ये बात भी कही कि बेसिकली सारे मौलिक अधिकार अहम हैं और ये न्यायपालिका की ड्यूटी है, न्यायिक ड्यूटी है, जुडिशियल पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को रिगार्ड करें एज ट्रांसडेंटल इन नेचर, conceived and enacted in national and public interest। और यह अदालतों की ड्यूटी है कि उन अधिकारों की रक्षा करें, क्योंकि उनकी रक्षा में खुद जुडिशरी की रक्षा निहित है। मैं समझता हूं ये बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट जस्टिस सुब्बा राव ने दिया है, लेकिन बेसिकली अदालतों का रोल यही है कि लोगों के मौलिक अधिकारों के लिए खड़ी हूं। जब अदालतें लोगों के मौलिक अधिकारों के लिए खड़ी नहीं होती तो अदालतों की इज्जत लोगों की निगाहों में कम होने लगती है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के आने के बाद से जिस तरह मौलिक अधिकारों के मामले में प्रोएक्टिवली सुप्रीम कोर्ट केसेस को टेकअप कर रही है, जैसे आज लखीमपुर खीरी का भी केस किया, जो कि बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये सो मोटो नहीं था, 2 लॉयर्स गए थे, लेकिन ये जीवन के अधिकार के सिलसिले में एक बड़ा अहम कदम होगा कि यूपी की सरकार से पूछा जा रहा है कि जो एफआईआर हुई थी 24 घंटे के अंदर बताएं उनमें से कितने लोगों को अरेस्ट किया गया। मैं समझता हूं कि अगर यह सिचुएशन है जिसमें जस्टिस एसआर दास और जेएल कपूर कह रहे हैं कि आर्टिकल 14 वेव नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कमांड है या एडमोनिशन है, और बाकी मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं बोल रहे, और जस्टिस सुब्बा राव और भगवती कह रहे हैं कि सारे मौलिक अधिकार वेव नहीं किए जा सकते, तो 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए। और जस्टिस एसके दास वो तो डिसेंट कर रहे हैं, दोनों की रीजनिंग से डिसेंट कर रहे हैं,
अगर वो डिसेंड कर रहे हैं तो मेजॉरिटी कैसे बनी? वेवर मौलिक अधिकारों का नहीं हो सकता। यह कानून कैसे ले डाउन होगा कि इस 5 जज बेंच की मेजॉरिटी ने यह ले डाउन किया? जस्टिस दास ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, रीजनिंग से डिसएग्री कर रहे हैं जस्टिस SR दास और जीवनलाल कपूर की भी और जस्टिस भगवती और सुब्बा राव की भी, लेकिन कह रहे हैं अपने आदेश में कि जहां पर भी एक राइट गारंटी किया है संविधान ने, तो वो राइट जो है वो बेसिकली उस व्यक्ति के फायदे के लिए है, ताकि कोई दूसरा उसके अधिकारों का हनन ना करे और ये व्यक्ति अपने किसी भी अधिकार को वेव कर सकता है अगर वो वेवर कानून ने प्रोहिबिट नहीं किया और वो किसी पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक मॉरल से कंट्राडिक्ट नहीं करता। अगर ये ओपिनियन जस्टिस SK दास का है तो फिर तो इस केस में मेजॉरिटी नहीं बनती। और फिर ये कह देना कि बशेश्वर नाथ ने कह दिया कि किसी मौलिक अधिकार को वेव नहीं किया जाता, ये तो फिर एब्सोल्युटली करेक्ट लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। लेकिन 2002 में नूर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों को वेव नहीं किया जा सकता और इस तरीके से लॉ को क्लैरिफाई किया। और MP सागर मिल्स के केस में, ये 1979 का केस है शायद, यह कहा गया कि नॉन फंडामेंटल राइट्स का वेवर मुमकिन है अगर जो व्यक्ति अपने अधिकार को छोड़ रहा है वो जानता है कि ये उसका अधिकार है और उसने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं अपने अधिकार को छोड़ना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इस जजमेंट में हर जज ने जो बातें कही उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। सारे मौलिक अधिकार अहम हैं, पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा हैं, एडमोनिशन है राज्य के लिए, कमांड है, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। अगर मौलिक अधिकार समाप्त हो गए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां भी कम हो जाएंगी। कुछ ना कुछ सच्चाई हर जज ने इसमें लिखी है, लेकिन आपको यह क्लैरिटी आ गई होगी कि बशेश्वर नाथ के जजमेंट में क्लियरली ये नहीं आता निकलकर कि मेजॉरिटी ओपिनियन ये था कि किसी भी मौलिक अधिकार का वेवर मुमकिन नहीं है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।